लास्ट वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। आशा है आप उस क्लास को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। उस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कैसे फोर्स लगाता है। तो उसका हमें पता चला कि एक चार्ज डायरेक्ट दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। बेसिकली एक चार्ज अपने ही जगह बैठे बैठे इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, बशर्ते कि वो दूसरा चार्ज उस फील्ड के रीजन में हो। इस फील्ड की किसी पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगी उसको दर्शाने के लिए हम या तो एक वेक्टर फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नहीं तो उसी फील्ड को दर्शाने के लिए हम एक स्केलर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी फील्ड को दर्शाने के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्सेस का भी सहारा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के डिफरेंट तरीके हैं। फिर हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पर फोर्स कैसे लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में लगाता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगाता है। फिर उसके बाद बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे कैसे प्रोड्यूस्ड हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से प्रोड्यूस्ड हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक मूविंग मैग्नेट के द्वारा भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। और इसके बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव भी होता है और नॉन कंजर्वेटिव भी होता है। मूविंग मैग्नेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो दोनों के दोनों नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। और एक चार्ज की वजह से जो रुका हुआ है चार्ज, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंजर्वेटिव होता है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। तो अगर आप इन सभी बातों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को पूरी तरह से देखें और उसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। और लास्ट में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ और दूसरा है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो आज की क्लास हम लोग की शुरू होगी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। लेकिन आगे क्लास बढ़ाने से पहले हम आपको होमवर्क देते हैं अगले क्लास के लिए, और वो है एस.सी. वर्मा की बुक की जो प्रॉब्लम हम डिस्कस किए हैं 1 से 11, इसके आगे की जो आपकी होमवर्क होगी 12 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। तो जैसे होमवर्क का हमने बताया था कि आपको कैसे करना है, तो हर एक सवाल जो 12 से लेकर 20 तक है, एक एक सवाल आप घर में अटेम्प्ट करें टिल योर आंसर इज अचीव्ड। जो भी आंसर आए, गलत या सही आए, जो भी आए, आपको पूरा कंप्लीट उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फिर जो आगे की वीडियो, आज की वीडियो, जैसे आज हमने ये होमवर्क दिया, तो अगली जो वीडियो प्राप्त होगी वो 12 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की प्रॉब्लम के डिस्कशन की वीडियो आपको मिलेंगी। और उस डिस्कशन की वीडियो को देखने से पहले आपके कॉपी में वो सारे सवाल अटेम्प्टेड हो जाने चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कूलम्ब्स लॉ आज की हम लोग की टॉपिक रहेगी। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग एट एनी पॉइंट यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन हमने लास्ट क्लास में तैयार किया था, जिसमें हमने बताया था
कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफाइंड होता है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम उस डिफिनीशन को एक कॉन्सेप्ट के रूप में इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम उसी डिफिनीशन को स्टेप वाइज कैसे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम उस स्टेप को यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली लिख देते हैं। बहुत ही छोटा स्टेप है और फिर आप उसको फॉलो करेंगे। इसके स्टेप्स क्या है, क्या करना है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, जैसे मान लिया जाए P पॉइंट पर निकालनी है और हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं एट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप उस P पॉइंट पर अपने मन से 1 कूलम का चार्ज पॉजिटिव नेचर का रख दीजिए। पुट +1 कूलम चार्ज एट P। ठीक है, और फिर इसके बाद इस 1 कूलम चार्ज पर इसके आसपास के जितने चार्जेस हैं उसकी वजह से इस पर नेट कूलम का फोर्स कैलकुलेट कीजिए। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, कूलम फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज ड्यू टू all its surrounding charges, इसके आसपास जितने चार्जेस हैं उसकी वजह से इस 1 कूलम चार्ज पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए विथ डायरेक्शन के साथ। तो जो इस 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और उसका जो डायरेक्शन आएगा वही फोर्स और उसका डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस विल गिव E नेट एट P। यही आपको पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताएगा। सिंपल तरीका है, 1 कूलम चार्ज जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर 1 कूलम चार्ज रख दीजिए और उस 1 कूलम पर नेट उसके आसपास के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कीजिए, वही जो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा। तो चलिए हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, बस समझना है। सपोज करो कि यहां पर एक +Q चार्ज है, तो ये +Q चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से x दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो उस P पॉइंट पर इससे निकला इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मैग्नीट्यूड होगी और यहां पर क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। याद रखिए, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ बनाएगा और अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड होंगे और उसका जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इससे x दूरी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना है, क्या करें, नियम का फॉलो करेंगे। आप बस इस जगह पर 1 कूलम चार्ज रख दीजिए और इसकी वजह से उस पर फोर्स निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो +Q इस +1 को रिपेल करेगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा समझिए वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा समझ लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो एरो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और हम उसके मैग्नीट्यूड बगल में लिख देते हैं। बस आपको इन दोनों के बीच फोर्स बोलनी है। बोलिए क्या है, 1/4πε0 Q × 1, तो Q हो गया डिवाइडेड बाई x², दिस मच। और डायरेक्शन जो है वो आपको फिगर में स्पष्ट है। सपोज करो कि अगर हम यहाँ -Q चार्ज लेते हैं और इसकी वजह से यहाँ से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना चाहते हैं,
तो माइनस भी लेंगे तब भी यहाँ पर हम +1 कूलम ही रखेंगे, और फिर इस पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये उसको क्या करेगा, तो माइनस इस +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन के फोर्स इधर लगे, तो आप समझ लीजिए ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं 1/4πε0 Q बटा में x²। याद रखिए माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस की ही वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हुई है। तो माइनस का असर डायरेक्शन देने में हो गया, बातें हम बगल में जो कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन के एक ग्राफ भी आप शो कर सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, और इसके जो प्लॉट हैं कुछ इस तरह के आएंगे। नॉन लीनियर कर्व होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, मतलब कहने का कि आपको एक सिस्टम दिया रहेगा चार्जेस के। सपोज कर लीजिए, हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे Q, यहाँ Q, यहाँ Q, तीनों चार्जेस बराबर हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने बराबर लिया है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट जो एक्स्ट्रा बच गया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, दैट इज एट P। स्क्वायर है तो इसके साइड जो है वो A है। बाकी जो पॉइंट्स बच गए उसके हम नामकरण कर लेते हैं A, B, C। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं, 1 कूलम का चार्ज यहाँ रख दीजिए, और बाकी जितने उसके आसपास के चार्जेस हैं सबके कारण उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले बताइए, ये जो A पॉइंट पर जो Q चार्ज है वो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस है, सभी प्लस है, तो ये उसको रिपेल करेगा, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। ये B उसको क्या करेगा, तो B भी रिपेल करेगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। और ये क्या करेगा, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट C। जैसा कि हमने आपको फोर्स में सिखाया था कि कैसे हम इसके रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, तो इंडिविजुअल जितने चार्जेस इस पर फोर्स लगाए हैं, जैसे E, A, वो आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। क्या बोलेंगे कि Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो A का स्क्वायर। B, ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज B पर है वो इस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो Q ही है, और ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएंगे A√2, तो नीचे हो जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। और C चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा Q इंटू 1 दैट इज Q डिवाइडेड बाई A²। और फिर हमने बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसको अगर हम E मान लेते हैं, तो ये भी जो है वो E होगा, और ये जो है वो E/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे में √2 का होल स्क्वायर है, तो ये नीचे 2 आ जाएगा, और KQ/A² तो वही फैक्टर E माना है, तो E/2। और हम अब इसका एक डायग्राम, फ्री डायग्राम बना लेते हैं, और इधर जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड EA, तो हम इसकी जगह E लिख देंगे। ये जो है आपका ऊपर में C, उसकी जगह भी E लिख देंगे, और ये आपका हुआ बीचों बीच जो गया एग्जैक्टली एंगल 45 बनाते हुए, तो हम यहाँ पर E/2 लिख देंगे। और अब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कई विधि हैं। एक तो वेक्टर मेथड से कर सकते हैं, एक कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं, और एक सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मेथड हम आपको सिखाए थे कि कंपोनेंट की ही सहायता से अगर फोर्सेस सिमेट्रिकली कुछ लग रहे हों
तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, और यहाँ पर ये दोनों मैग्नीट्यूड इसके बराबर हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा इसका, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। इसी तरह से एक इसका कंपोनेंट इधर बनेगा और इसी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा इसका, और जितना इसके कंपोनेंट यहाँ बनेंगे वही कंपोनेंट इसका यहाँ बनेगा, और एक दूसरे का अपोजिट बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट में जो है रिजल्टेंट ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जहाँ मिल जाए तो हम आराम से ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसका निकालते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं। तो बताइए, एक इसका कंपोनेंट इधर क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे e बाई ई कॉस 45, तो 1/√2, और इसका एक इधर कितने हो जाएंगे, e साइन 45, तो 45 भी 1/√2 ही हो गया। इसका भी एक कंपोनेंट और इधर बनेगा, वो भी हो जाएगा e/√2, और एक इसका कंपोनेंट इधर बनेगा, एंड दैट इज अगेन e/√2। तो e/√2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर तैयार होगा वो हो जाएगा e/2 प्लस e/√2 प्लस e/√2, दैट इज 2e/√2। हम यहाँ से e कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेंगे 1/2, और यहाँ पर 2/√2 है, तो कट के एक ऊपर में √2 बच जाएगा। और फिर यहाँ से ई के जो हमने मान माना है k/a² को ला करके यहाँ रख देंगे। तो k की जगह क्या लिखते हैं, 1/4πε0 q/a², और जो रेस्ट फैक्टर बच गया यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे 2, और ऊपर में हो जाएंगे 1 + 2√2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। आप इसी को नीचे में 8πε0a² वगैरह बोल सकते हैं। तो मकसद था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने सीखना, और ये हमने इस तरह से सीखा है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं 2 को, और यहाँ पर हम इसकी जगह पर 8 लिख देते हैं, दैट इज देयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हुआ ये हुआ, और डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग दी डायगोनल डायरेक्शन में इस तरह से इसके जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपको ट्रायंगल में है ना, कोई दूसरे स्ट्रक्चर में अगर पॉइंट चार्जेस दे दिए जाएं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, एकदम टेंशन नहीं है। आप उस जगह 1 कूलम चार्ज रख दीजिए और उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो जो फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आएगा, वही फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा। और फोर्स तो हमने कई सवाल में कैलकुलेट करने सीखा है कूलम्स लॉ में। तो हमने कूलम्स लॉ बहुत डिटेल से पढ़ा है, कारण है कि उसका एप्लीकेशन आगे होना था, तो हमने उसी में वहीं पर बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल से सिखा दी हैं, ताकि हम उसका इस्तेमाल आगे के टॉपिक में कर सकें। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज की वजह से वेक्टर फॉर्म में आपको सिखाते हैं, और इस बात को हम नोट करते हैं। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम के फोर्स पढ़े हैं, बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना है ना। तो आप इस बात को समझिए ध्यान से। मान लिया जाए पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेफरेंस फ्रेम कंसीडर किए हैं, x, y, z, और इस फ्रेम में एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, मतलब कि A पॉइंट पर मान लो एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसका कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम है x1, y1, z1। हम चाहें तो इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर।
इसको हम आर ए लिख सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में भी इसको बोल सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। और मान लेते हैं कि एक ये कहीं पॉइंट है स्पेस में या कहीं भी, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और वो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उस p का, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका ये है पोजीशन वेक्टर आर पी दिस इज। तो इसका भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, हम यहां पर एक कूलम का चार्ज को रख देंगे, और फिर इसके कारण उस पॉइंट पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये फोर्स लगेगा। तो यही जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो चूंकि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट इस चार्ज के रेस्पेक्ट में यही पोजीशन हुआ, जिसको हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू A। इसको हम RPA बोलते हैं, और इसका हम ट्रायंगल लॉ से बात लिख सकते हैं RP माइनस RA, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A दिस इज। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 दैट इज Q डिवाइडेड बाई, ये दो बीच की दूरी हो गई RPA का मैग्नीट्यूड, RPA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म देना है तो डायरेक्शन कौन देगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और ये जो पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू A का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू A का डायरेक्शन माने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, एज सिंपल। और आप जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर हम वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर ऑफ पोजीशन P विथ रेस्पेक्ट टू A डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ PA, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप अगर इस बात को यहाँ पर रख दोगे तो आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ PA RPA का क्यूब हो जाएंगे नीचे में, और ऊपर में वेक्टर हो जाएगा पोजीशन PA। और हम अगर थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर लें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई RPA को आप तोड़ सकते हैं RP माइनस RA, अलग अलग पोजीशन, ये मैग्नीट्यूड में है, और यहाँ पर हो जाएंगे RP माइनस RA, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A RPA। तो ये याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, PA PA PA, पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ A। तो इस तरह से मान लिया जाए और भी अगर एक यहाँ चार्ज होता तो वो भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम इसी तरह से वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। और एक चार्ज यहाँ होता वो भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, उसका भी हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वेक्टर फॉर्म में हम तीनों को पकड़ के जोड़ देंगे तो आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर हो जाएंगे। तो एक चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जानते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो बाकी जितने भी चार्जेस पार्टिकल के रूप में हैं आप उसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने एक का सिखा दिया है, और इसी ढर्रे पे आपको सारे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिला दें कि आपकी जो
होमवर्क है वो एस.सी. वर्मा की जो टॉपिक चल रही है हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसके होमवर्क प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के 12 से लेकर 20 तक, जो अगले क्लास में उसकी वीडियो डिस्कशन की प्राप्त होगी। तो आप अगले क्लास में वीडियो आने से पहले आपको वो सारे सवाल होमवर्क के रूप में अटेम्प्टेड हो जाने चाहिए आपके अपने एंड पर। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। ये तो हो गए पार्टिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं। अब हम चार्ज बॉडी लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी लेंगे और उसकी वजह से कूलम्ब्स लॉ लगाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम बताए थे आपको कि यूज़ करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो अरबों खरबों पार्टिकल के रूप में चार्जेस रहते हैं और आप कूलम्ब्स लॉ लगा करके तो सिंगल एक पार्टिकल के बीच फोर्स तैयार कर सकते हैं। तो अरबों खरबों का अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके रिजल्टेंट, तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं। एक है कि कुछ खास जो बॉडी हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी जिसके रिजल्ट इंटीग्रेशन से आते हैं, अगर हमें कंपटीशन में सवाल को तेज़ी से बनाना है, वो जो वेल नोन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी है उसके रिजल्ट हम याद रख लेते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करके सवाल तेज़ी से बना लेते हैं। अगर याद नहीं है तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज़ नो एनी अदर वे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हम यहाँ सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गए सी ई ड्यू टू, तो सबसे पहले हम चार्ज बॉडी के रूप में ले लेते हैं सर्कुलर चार्ज्ड आर्क, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज्ड आर्क। ठीक है, तो ये है सर्कुलर चार्ज्ड आर्क। यहाँ पर हम इसके चार्जेस रख देते हैं। और सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये उसका रेडियस है और इसके टोटल चार्ज हैं Q, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या बनेगा ये निकालनी है। और ये आर्क जो है वो अपने सेंटर पर एंगल बना रहा है अल्फ़ा। हमने कूलम्ब्स लॉ में यहाँ पर एक पार्टिकल चार्ज रख करके Q0 रख करके फोर्स भी कैलकुलेट करने सिखाया था। हाँ, कूलम्ब्स लॉ लगाकर एक और भी विधि से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए और रख करके इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए और उस फोर्स को निकाल कर उसी टेस्ट चार्ज से उस फोर्स को भाग दे दीजिए, तो जो भागफल आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसकी भी चर्चा हम लास्ट वीडियो में किए थे। और उसी टेस्ट चार्ज की जगह पर हमें एक कूलम रख देना है, तो जो डायरेक्ट फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाने लग जाएगा। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो जैसा हमने तैयार किया है कॉन्सेप्ट कि हम यहाँ एक कूलम का चार्ज रखेंगे, ये पॉइंट P है, और इस पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ज़रा देखो, तो इस पर फोर्स लगाने वाले जो हैं वो रिंग, इस आर्क में जो जितने भी प्लस प्लस देख रहे हो, मान लो कि वो पॉइंट चार्ज का रूप है, तो ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ये प्लस इसको इधर करेगा, ये प्लस इसको इधर करेगा, और इस पर ऐसे फोर्स लगेगा। और अगर मान लिया जाए इसकी संख्या अगर 1,00,000 है तो 1,00,000 फोर्स जो हैं इस तरह से आएंगे, और उन सब के रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। ये तो हम अलग अलग सब के रिजल्टेंट तो इंडिविजुअली कैलकुलेट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन प्रक्रिया कैसे लगानी है, इसके लिए हमने एक आपको अलग से वीडियो बना कर दिया है कि हाउ टू अप्लाई द इंटीग्रेशन प्रोसेस टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट चार्ज, व्हाट एवर वी यू हैव टू यूज़ दैट। तो ठीक है,
तो आप यहाँ समझिए, हम इसको एक सिस्टम में कंसीडर कर लेते हैं। ये x है, ये y है, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हमने 1 कूलम का चार्ज यहाँ रख दिया है। ना, तो हमने बताया था कि अगर चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो आप जो है इंटीग्रेशन प्रक्रिया में 2 एलिमेंट सिमेट्रिकल चुनाव कर सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो एक ही एलिमेंट लेना मजबूरी है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो आप कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए तुम 2 एलिमेंट का चुनाव कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना इस एक्सिस के अबाउट जितना आधा चार्ज इधर है उतना ही आधा इधर है, तो आपको कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल है, तो आप 2 एलिमेंट चुनाव कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि इधर से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट्री चार्ज हम कंसीडर किए जिसका थिकनेस है डी थीटा, यह है डी थीटा, और सिमेट्रिकली एक और हम उसी तरह का एलिमेंट इधर भी थीटा एंगल पर एक सिमेट्रिकल चार्ज एलिमेंट हमने कंसीडर किया जिसका थिकनेस है अगेन डी थीटा। और ये जो आपके चार्ज यहाँ पर तैयार होंगे वो एक पार्टिकल के रूप में तैयार होंगे, इसको हम बोलेंगे डी क्यू, ये पार्टिकल। अब आप इस पार्टिकल को कंसीडर करके इस पर आप कूलम के फोर्स लगा सकते हो। तो इस डी क्यू का मान आप बोल सकते हैं, देखिए तो टोटल एंगल कितना है अल्फा, इस पूरे अल्फा एंगल पर टोटल चार्ज फैला हुआ है क्यू, तो ये डी थीटा एंगल पर जो फैलेगा वही होगा डी क्यू। तो ये बोलेंगे हम डी क्यू का मान क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा। यूनिटरी मेथड से आप इस बात को निकाल सकते हैं। ये डी क्यू इस पर एक इधर फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे छोटा फोर्स, छोटा चार्ज छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये भी उसी तरह का एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएंगे। इधर कितने होंगे, तो डी ई साइन थीटा, इधर कितने होंगे डी ई कॉस थीटा। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा डी ई साइन थीटा, और एक इधर बनेगा डी ई कॉस थीटा, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 डी कॉस थीटा। डी ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं, देखिए 2, तो ये दोनों डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एलिमेंट्री चार्ज के कारण बनेगा वो होगा डी ई आर, जिसके मान आप कह सकते हैं 2 डी ई कॉस थीटा। अब हम इसी का मान रखते हैं। डी का मान मतलब क्या हुआ, डी मतलब हो गया इस डी क्यू की वजह से 1 कूलम पर फोर्स। तो इन दोनों के बीच फोर्स बताइए, कोई भी इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच कोई एक बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, जिसका मान यहाँ है क्यू बाई अल्फा इंटू डी थीटा, डी क्यू इंटू 1, या तो 1 है, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, तो ये हो गया डी इंटू कॉस थीटा। सो दिस इज डी ई आर, और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी ई आर का तो इंटीग्रेशन ई आर हो जाएगा, और इधर में देखिए तो जितने कांस्टेंट्स हैं आप उन्हें बाहर करें, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा, क्यू भी बाहर हो गए हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर में रह गए हैं कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही रह गए हैं। तो आप जो है इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, लिमिट डालना होगा, तो लिमिट डालिए, कहाँ से कहाँ, तो हमने बताया था कि अगर आप 2 एलिमेंट लिए रहोगे तो लिमिट का जो चुनाव करेंगे वो दोनों को मिलेगा। जैसे अगर थीटा का मान यहाँ 0 रखते हो तो थीटा इन दोनों को मिलेगा 0, तो अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे शिफ्ट होकर। और अगर आप 0 से लेकर अगर 10 लिखते हो तो ये एलिमेंट जो है 0 से 10 दोनों को मिलेंगे, 10 इधर बढ़ेंगे। तो आपको अगर ये पूरा चार्ज्ड आर्क लेना है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया अल्फ़ा बाई 2, और इधर से भी हो गया अल्फ़ा बाई 2।
तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से α/2, तो दोनों को मिलेगा 0 से α/2। तो ये एलिमेंट यहाँ से इधर और ये एलिमेंट यहाँ से इधर संभाल लेंगे और पूरे सर्कुलर आर्क को कवर करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बता देंगे। तो ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करें 2q 4πε0 × r² अल्फा। और क्या बात पर कहेंगे, cos थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन sin थीटा 0 से α/2 तक, 0 से α/2 तक। एक बार हम थीटा की जगह α/2 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो क्या मान आ जाएंगे, तो 2q 4πε0 r² अल्फा। एक बार हम साइन α/2 रखेंगे और एक बार हम साइन 0 रखेंगे, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा और रिजल्ट बन जाएंगे आपके 2q डिवाइडेड बाई 4πε0 r² इंटू अल्फा इंटू साइन α/2। और ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो पॉइंट P पर ही बना, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और डायरेक्शन होगा ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी। अगर ये पॉजिटिव है तो दूर जाएगा, और अगर ये माइनस होता तो ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनता। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हम इस रिजल्ट का देखो कैसे उपयोग में लेते हैं सवाल बनाने की प्रक्रिया में। तो हम इस बात को यहाँ नोट करते हैं। और इस रिजल्ट को हम कैसे टेक्निकली याद रखेंगे ये भी समझिए। ये है आपके सर्कुलर चार्ज आर्क, जिसमें चार्जेस प्लस में है और यह है सेंटर। ठीक है, और इसकी वजह से इसके टोटल चार्ज Q हैं और ये एंगल अल्फा है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके जितने भी एंगल हैं उसके आप बाइसेक्टर पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसी लाइन से अलोंग, इसी लाइन पर एंड अवे फ्रॉम द डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके बनेंगे, इस डायरेक्शन में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो हम कैसे लिखते हैं, तो 1/4πε0 Q बटा में r²। ये तो हमने लिख दिया, जैसे ये चार्ज Q है, दूरी r है, तो 1/4πε0 Q/r² इंटू साइन α/2 divided by α/2, this much. So this is the electric field. ये हम क्यों ऐसे लिखे हैं, देखिए वही रिजल्ट है। ये जो 2 है उसको हम नीचे कर देंगे तो α/2 हो जाएगा, साइन α/2 बाई α/2। इस तरह से लिखने का मेन मकसद ये है कि मान लिया जाए कि ये अल्फ़ा बहुत छोटा होता, तो बहुत छोटा होता तो ये जो आर्क है बहुत छोटा होता, तो ये सारे जितने चार्ज हैं वो इस पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होते और ये पार्टिकल चार्ज के रूप में काम करता, और फिर इन दोनों के बीच की दूरी r होता और फॉर्मूला हो जाता 1/4πε0 Q/r²। तो अगर अल्फ़ा छोटा होता तो साइन α/2 को हम α/2 बोल सकते हैं, और नीचे α/2 है ही, तो कट जाएंगे और देखो रिजल्ट यही बच जाएंगे। लेकिन अगर ये अल्फा बड़ा है तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे। तो इस तरह के रिजल्ट को देखो और हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, अगर हम इसमें चार्ज माइनस मान लेते हैं, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और इसमें नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है,
टोटल चार्ज Q है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करोगे? कुछ नहीं, बस ये जो अल्फा होगा इसको हम मान लेंगे पाई, क्योंकि 180 डिग्री हुआ, और ये माइनस है तो इस पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे तो ये माइनस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स के डायरेक्शन ये होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बस इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ भी अल्फा दिखे उसकी जगह पाई रख दीजिए। तो यहाँ पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएंगे 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो जाएंगे 1। यहाँ पाई बाई 2, ये 2 से ये 4 कट के यहाँ 2 बचेंगे, और ये पाई से ये पाई गुना होकर पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएंगे Q डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर ये याद नहीं रखेंगे तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही है। अब देखो, मान लिया जाए कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसके आधा पार्ट में मान लिया जाए कि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना, और इधर आधा पार्ट में माइनस चार्ज है। दोनों में चार्ज बराबर है, यहाँ जितना प्लस चार्ज है उतना ही यहाँ माइनस चार्ज है। और अब इस केस में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। तो हम देखिए क्या करते हैं। तो मान लीजिए कि ये बस इतना 2 प्रकार के चार्ज मान लीजिए आप। एक तो ये हो गया जिसके एंगल होंगे 90 डिग्री, और एक चार्ज ये हो गया जिसके फिर एंगल होंगे 90 डिग्री, और इन दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्रीज के बनेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, इसको हम E प्लस कह सकते हैं, और इसकी वजह से जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तैयार होगा वो इधर होगा, इसको हम E माइनस कह सकते हैं। और जैसे कि चार्ज की नेचर सेम, चार्ज का जो स्ट्रेंथ सेम है और दूरी समान है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के बनेंगे वही माइनस के भी बनेंगे, और एंगल जो यहाँ बनेगा वो 45 और ये भी 45, और मैग्नीट्यूड दोनों के हैं बराबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन बनेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, और मान हो जाएंगे E√2। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 बोल सकते हैं, तो रूट अंडर दिस स्क्वायर से भी मान आपके आ जाएंगे। और E जो तुम देख रहे हो ये है E मैग्नीट्यूड में, ये भी है E मैग्नीट्यूड में, दोनों के मान बराबर हैं। मतलब कि ये 90 एंगल पर जो सर्कुलर आर्क बना है उसकी वजह से अकेला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप यहाँ इस फॉर्मूला में अल्फा की जगह पर आप ये 90 रख दीजिए, ये 90 डिग्री। तो 90 रखेंगे क्या होगा बोलो? तो 90 बाई 2 45, साइन 45 का मान हो जाएंगे 1/√2 यहाँ पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर ये बनेंगे यहाँ पर, और ऊपर में 90 बटा में 2 45, साइन 45 1/√2 एंड डिवाइडेड बाई, नीचे में अल्फा की जगह पाई बाई 2 है तो नीचे हो जाएंगे पाई बाई 4। और ये तो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ मैग्नीट्यूड, और ये जो √2 है गुना वो तो होगा ही, और अब आप इसको कैलकुलेट करो। देखो तो ये √2 कट जाएंगे, ये 4 से ये 4 भी कट जाएंगे, और जो मान यहाँ पर आएंगे वो ऊपर में रहेंगे Q, नीचे में होंगे पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। थोड़ा आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। आप लोग क्लास में बैठते हैं तो कहीं मिस्टेक होती है तो आप लोग उस समय वहाँ बता देते थे, चूँकि आप लोग यहाँ है नहीं तो आप अपने एंड पर देख लीजिएगा। अगर सभी ठीक है तो यही रिजल्ट इसके बनेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अगर हम फुल सर्कुलर चार्ज रिंग अगर ले लेते हैं, चाहे प्लस चार्ज लें या माइनस चार्ज लें,
इसके इंटायर रिंग पर पॉजिटिव चार्ज या माइनस नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है और इसके सेंटर पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, ये नहीं कि यहाँ पर का घनत्व तो अलग है, यहाँ का घनत्व तो अलग है, तो फिर बातें बदल जाएंगी। तो इस केस में जो अल्फा बनेगा वो बनेंगे 2 पाई। इस पॉइंट पी पर जो अल्फा बनेगा है ना, ये पूरे रिंग की वजह से होंगे 2 पाई। तो आप इस अल्फा की जगह 2 पाई रख दो, तो 2 पाई बाई 2 2 कट जाएंगे, पाई बचेंगे। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, 0 गुना समथिंग 0, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आपको 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम काम को अंजाम दे सकते हैं अकेला इस फॉर्मूला को याद रखकर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और आपको हम एक बार फिर याद दिला दें कि अगली जो होमवर्क है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एस.सी. वर्मा बुक का, वो है प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर 20 तक, जो अगले वीडियो में इसके आपको डिस्कशन प्राप्त होंगे। तो आप सभी कोई 12 से लेकर 20 तक, देखिए हम बहुत कम सवाल दे रहे हैं, 10 सवाल आप आराम से बना सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो फॉलो करते हुए, आप समझते हुए आप अपने कॉपी में लिखते आ रहे हैं, तो उसकी बुक की एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे। गारंटली उसके हर एक सवाल आप बना लेंगे। और जब आप अटेम्प्ट लेंगे और सवाल बनेंगे तो आपकी 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सारे सवाल पढ़े हुए रहेंगे, तो जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और दूसरा है कि जब आपसे कुछ सवाल बना रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और कोई सवाल अगर नहीं बना तो आप में एक उस सवाल की सॉल्यूशन को जानने की एक इच्छा होगी और उस वीडियो को इंतज़ार रहेगा कि किस में सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो। ठीक है, फिर तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके रखें। हम आशा रखते हैं कि आप ये सभी काम कर रहे हैं अपने एंड पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का हम सीखेंगे। तो थैंक यू।